स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। और जैसा कि हमारा मैथ का SSC GD का प्रीवियस ईयर का सीरीज चल रहा है, तो आज हम दो वीडियो पहले हम दो सेट करा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज हम लोग नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। तो ये आपका जो प्रश्न है ये पिछले SSC में आए हुए हैं, और जितने ही बच्चे चाहे वो SSC GD के हों और चाहे बिहार SSC के हों, सेम लेवल का क्वेश्चन आता है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आता है और सबके लिए ये आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे और एक एक प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसको बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। प्रैक्टिस से ही आप मैथ पर कमांड कर सकते हैं, और जितना अभ्यास करेंगे उतना आपका मैथ ठीक होगा। तो पहला प्रश्न बोला ये कि समलंब चतुर्भुज में सम्मुख का मतलब क्या होता है? आमने सामने। सम्मुख समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो उनके बीच की सबसे छोटी दूरी 16 सेंटीमीटर है ना। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, ये आपका जो समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, ठीक है, गुना उनके बीच की दूरी। तो ये एकदम याद रखेंगे, मेंसुरेशन का प्रश्न है, उनके बीच की दूरी। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चे? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, यानी कि 12 + 8 कर दीजिए, और गुणा में दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कितना? 16। 2 से काटेंगे, 2 × 8 = 16, 12 × 8 = 20, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रश्न है आपके मेंसुरेशन का प्रश्न है, और इसको ध्यान से मेंसुरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। देखो क्या बोला, एक गोलार्ध का आयतन। तो सबसे पहले हम क्या बात करें? गोलार्ध का आयतन। तो अगर हम इस गोलार्ध के आयतन की बात करें, ये सभी क्या हो जाएगी? त्रिज्या, गोले का आधा। 3 इकाई की त्रिज्या वाले गोले के आयतन का 32 गुना है ना। तो ये इसका आयतन जो है 3 इकाई त्रिज्या वाले गोले, ठीक है, का कितने गुना है? 32 गुना है। तो ये अर्धगोले का जो आयतन है 3 इकाई त्रिज्या वाले गोले का 32 गुना है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? ये फॉर्मूला आप अवश्य याद रखें, है ना। 2/3 है ना, πr³, ठीक है। और गोले का आयतन क्या होगा बच्चे? 4/3 पाई, चूंकि ये गोला है, πr³ गुणा कितने यूनिट है, कितने गुना है ये? तो 32 गुना। ठीक है, 32 गुना है। तो दोनों हम इसकी बात करें r³ गुणा 32, लेकिन क्या है कि इस गोले की त्रिज्या दी हुई है, तो गोले की त्रिज्या दी हुई है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करें? काट दें इसको। 2 दूनी 4, 3 से 3 कटेगा, हर से हर कैंसिल, अंश से अंश कैंसिल। ठीक है, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बचा के आपके पास r³ बराबर 2 गुणा, और इसकी त्रिज्या दी हुई है प्रश्न में 3 इकाई, तो 3 का क्यूब अगर हम करें तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 गुणा 32। तो बच्चे r³ बराबर हो जाएगा 32 दूनी 64 गुणा 27। तो दोनों पक्षों का घनमूल निकाल दें, यानी क्यूबिक रूट से गुणा करें, तो 3 से क्यूबिक रूट कैंसिल, यानी क्या हो जाएगा? बचेगा r बराबर इसका घनमूल 4 और इसका 3, तो r का वैल्यू हो जाएगा 4×3 12 सेंटीमीटर, 12 यूनिट। चूंकि अगर ये यूनिट में दिया है तो 12 यूनिट या 12 इकाई आपका आंसर बनेगा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप देख लीजिए, एक शिफ्ट में 2 प्रश्न आपके मेंसुरेशन के हो गए। तो मेंसुरेशन बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, 2D और 3D दोनों ही आपको देखना है, मेहनत करना है, इसको याद कर लेना है, दोनों का है ना फॉर्मूला याद कर लेना है। आप देखेंगे कि प्रश्न में हमारे त्रिज्या नहीं क्या दिया है? व्यास। तो बच्चे व्यास क्या होता है? व्यास जिसे हम क्या बोलते हैं? D, और व्यास बराबर होता है 2r। तो 2 × 12
12 दूनी क्या हो जाएगा 24। तो आंसर 12 नहीं होगा, क्योंकि त्रिज्या 12 है और व्यास पूछा है, तो 24 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चैनल को लाइक करना ना भूलें, बिल्कुल लाइक शेयर तो करना ही है आपको हर हाल में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए और पूरा देखें वीडियो को। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न है आपका ये, 1845 में कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए? सबसे छोटी संख्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि यह 3, 4, 5 और 6 से विभाजित हो जाए। कौन सी? 1845। इन तीनों चारों से तो हम भाग नहीं दे पाएंगे, तो यही कारण है बच्चे कि हम क्या करते हैं, यही कारण है कि हम इन सब का एलसीएम लेते हैं। तो इन चारों के एलसीएम से भाग करेंगे, और इन चारों का एलसीएम क्या होगा? क्योंकि इन चारों का एलसीएम जो होगा, ये 4 से 30 नहीं कटेगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, चारों का एलसीएम 60 हो जाएगा। अगर हम 60 से भाग करें तो क्या आएगा? 60 तिहाई 180, बचा 4, उतरेगा 45। तो प्रश्न में क्या बोला है? देखिए प्रश्न में बोला है कि कौन सी सबसे छोटी संख्या को जोड़ा जाए। तो जब भी जोड़ने के लिए कहेगा ना, तो इस भाजक में से शेषफल को घटाएंगे। अच्छा, ये 45 ना होकर अगर 60 होता तो कट जाता ना, यानी कि इसमें कितना कम रह गया, कितना हम जोड़ेंगे? तो 60 माइनस 45, यानी वह संख्या 15 है। अगर 15 को जोड़ दिया जाता तो यह पूरी पूरी कट जाती। ठीक है बच्चे, तो इसका देख लेंगे, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। बिल्कुल आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए चौथे प्रश्न को हम देखेंगे। जिया को एक बिल पर 30% और 10% की छूट मिलती है। छूट मतलब डिस्काउंट। तो छूट हमेशा किस पर मिलता है? छूट सदैव अंकित मूल्य पर मिलता है। ठीक है, तो उसे छूट मिलती है, उसे मिली कुल छूट कितनी है? तो डिस्काउंट जब भी निकालना हो तो 100 माइनस 100 इंटू 100 में से 30 को घटाएंगे, क्या आएगा? 70/100। फिर 100 में से 10 घटाएंगे, 90/100। तो 100 से 100 कैंसिल और 2 0 से 2 0। तो क्या आएगा बच्चे? 100 माइनस 63, यानी कि उससे 37% छूट मिलती है। चलिए तो देख लें, जिया को कितना छूट मिलता है टोटल? तो जिया को टोटल 30 और 10 40 मत जोड़िए, इसको 40 भी दिया है नहीं, जो छूट होता है ना उसको 100 में से घटाते हैं। ठीक है, तो सदैव आप याद रखें, है ना, छूट के लिए आप याद रखें इस बात को, ये 100 माइनस 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट D1 बटा 100, ठीक है, गुणा 100 माइनस D2 बटा 100, और आगे ऐसे ही आपको 2 3 जितना छूट दिया हो निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखें। तो बोला, देखिए 5वां प्रश्न है ये, एक कार्य को 10 पुरुषों द्वारा 8 दिनों में, देखिए अगर कोई काम करना है तो इस काम को सबसे पहले अगर हम बात करें तो 10 पुरुषों द्वारा 8 दिनों में, ठीक है, 10 महिलाओं द्वारा 7 दिनों में, 10 वुमेन 7 दिन पूरा किया जा सकता है। यदि 10 महिलाएं एवं 10 पुरुष बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनका, तो टोटल काम क्या होगा? 80, और इनका टोटल काम क्या होगा? 70। ठीक है, इन दोनों का अगर एलसीएम ले लें तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 7 8 56, यानी टोटल वर्क होगा 560, यानी इसका कितना आएगा? 7, और ये आएगा आपका 8। ठीक है, तो ये 7 काम करते हैं ये लोग मिलकर एक दिन में, और ये एक दिन में कितना? 8 काम। ठीक है, अब बोला यदि 10 महिलाएं एवं 10 पुरुष बारी बारी से एक एक दिन काम करें, तो बताइए 10 पुरुष काम करेंगे, 10 पुरुष काम करेंगे, उस दिन काम कितना होगा? उस दिन काम होगा 70। 10 महिलाएं करेंगी, उस दिन काम कितना होगा बच्चे? उस दिन काम होगा 80। अगर हम इसको राउंड में गिने, ठीक है, तो 2 दिन में कितना काम हो गया? देखो बच्चे, 2 दिन में कितना काम हो गया? 2 दिन में काम हो गया 150। 2 दिन में कितना काम हो गया? 150। काम करना कितना है? 560। तो 560 के लिए अगर राउंड लगाएं तो 15 बचे
15 पचे 75, 15 चौका 60 और 15 तिया 45। तो देखिए इनका हो जाएगा 15 तिया 45, यानी कि 450 काम इन लोगों ने कर लिया। तो उतना ही राउंड, यही राउंड यहाँ भी गुना करेंगे, ठीक है। और समय कितने लगे बच्चे? 6 दिन। तो 6 दिन में कितना काम हो गया? 6 दिन में 450 काम हो गया। शेष बचा हुआ काम कितना है? तो शेष बचा हुआ काम है 110, ठीक। ये काम आपका शेष बचा हुआ है, ठीक है। अब करने कौन आएगा? तो जो शुरू किया है कौन? तो यहां पे लिखा होगा, एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। महिलाएं पहले दिन से कार्य करना शुरू करती हैं, तो सबसे पहले महिला ही आएंगी। और महिला जो है वो कितनी करती हैं? 80। तो एक दिन और इसको दे दिया जाए, और एक दिन में कितना काम हो गया? 80 काम। तो बचा हुआ कितना है? 30 काम। और अभी टोटल कितने दिन लग गए? 7 दिन। तो देखिए जब भी बारी बारी वाले प्रश्न आएंगे तो आपको समय लिखना हो, तो शेष बचा हुआ काम कितना है? 30। तो 7 दिन लग गए। शेष बचा हुआ काम है उसको अंश, और अब पुरुष करने आएंगे तो वो 70 काम करेंगे। तो हर, क्योंकि पुरुषों की क्षमता 70 है, ये इनकी क्षमता है, एफिशिएंसी क्षमता है, लेकिन काम मिला इनको 30। देखिए तो हम क्या करेंगे, इसको 0 से 0 काट देंगे और यही हमारा आंसर बनेगा। क्या बनेगा? 7.3/7। तो टाइम एंड वर्क का बहुत ही अच्छा सा प्रश्न दिया हुआ था, बिल्कुल भी ना घबराएं और एक एक प्रश्न को अच्छे से अभ्यास करें। इसको बार बार देखें, थोड़ा सा अभ्यास करें। 10 पुरुष 8 दिन में, तो गुना कर दिया हमने, 10 पुरुष 8 दिन में, ठीक है। इसके बाद बोला कि 10 महिलाएं 7 दिन में, तो हमने लिख दिया 10 महिलाएं, ये महिलाओं के लिए है और ये पुरुषों के लिए है, ठीक है। ये पुरुष हैं और है ना, और ये महिला है, ये महिला है। तो 10 पुरुष जो काम करेंगे इनकी क्षमता एक दिन की 80 है। 10 महिलाएं जो काम करेंगी इनकी एक दिन की क्षमता, मतलब 70 दिन इनको पूरे लग जाएंगे काम करने में। तो अब हमने इनको 80 और 70 का एलसीएम लिया, तो हमारे पास आ गया टोटल वर्क 560। हमने यहाँ पर इनकी क्षमता निकाली, पुरुषों की क्षमता, कि 10 पुरुष अगर एक दिन काम करते हैं तो वो 7 काम करते हैं, और 70 महिलाएं जो है एक दिन में करती हैं 8, इनकी क्षमता आ गई। तो पुरुष 10 महिलाएं और 10 पुरुष जब काम करेंगे, सबसे पहले महिलाएं आएंगी, तो वो कितना, देखो 10 महिलाएं, जाहिर सी बात है, एवं 10 पुरुष बारी बारी से काम करते हैं। तो महिलाओं की कैपेसिटी कितनी है? 8, तो 80, और पुरुषों की 10, तो 10 सत्ते 70 काम होगा और महिलाओं का 80 काम होगा। तो समय कितना लग जाएगा? 2 दिन। 2 दिन में 150 काम होगा। काम करना है 560, 560 में भाग करेंगे, नहीं जाएगा, तो 3 मरतबे ले जाएंगे 450, और यहां भी 3 से गुना करेंगे, 2 तिहाई 6, 6 दिन में 450 काम हो गया। बचा 110 काम करने पहले महिलाएं आएंगी, और महिलाएं 80 काम करेंगी पहले, एक दिन का समय लग जाएगा। तो अब दिन हो गए 7, काम बचा है 30। अब करने पुरुष आएंगे, पुरुष की क्षमता है 70, काम बचा है 30, तो बचे काम को अंश, क्षमता को हर, काट देंगे, आंसर आ जाएगा 7.3/7। तो कुछ भी नहीं इन प्रश्नों में, आप केवल इसका थोड़ा सा ध्यान से, अगर नहीं समझ में आता है तो बार बार रिमाइंड करके इसको देखें। देखिए अगला प्रश्न है, ये 6ठा प्रश्न है, ठीक है। क्या बोला प्रश्न में कि एक सामान्य अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य 800 है। अंकित मूल्य यानी कि एमपी, ठीक है, 800 है। यदि इसे 15% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है तो हमारी विक्रय मूल्य क्या होगी? तो बच्चे विक्रय मूल्य बराबर क्या होती है? अंकित मूल्य गुणा पहली छूट 15% है, तो बच गया 85/100। दूसरी छूट 20% है, तो 80/100। तो सबसे पहले 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 चौका 8 और 5 से काट दें इसको, ठीक है। तो 8 चौके 32 और 17 गुणा करेंगे, तो जिसके इकाई के अंक में 4 होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो अब इसको गुणा करें हम विक्रय मूल्य, तो 8 चौके 32 गुणा 17। अब 17 का पहरा आता होगा तो जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 3 54, यानी कितना? 544 रुपया विक्रय मूल्य, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या बोला, 8 संख्याओं का औसत 24 है। तो सबसे पहले काम करिए, एवरेज का प्रश्न है, और एवरेज के प्रश्न में सबसे पहले पढ़ें, इन संख्याओं में से एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 22 हो जाता है।
देखो 8 संख्याएं हैं तो औसत कितनी है? संख्याएं 8 हैं तो औसत है 24। एक संख्या हटा देते हैं, कोई भी एक संख्या, तो औसत हो जाती है 22। यानी कि औसत कितनी कम हो गई? 24 से 22 कितनी कम हो गई? 2 कम हो गई। कितनी कम हो गई? 2। संख्याएं कितनी हैं? 8। तो 8 से अब कितनी रह जाएंगी संख्याएं? 7 रह जाएंगी। तो 24 में 7 दूनी 14 को ऐड करेंगे तो बच्चे आंसर क्या आएगा? 38। वह संख्या यानी कि हटाई गई संख्या कौन सी होगी? तो हटाई गई संख्या होगी 38। यही आपका आंसर बनेगा। ठीक है, 38 आपका बनेगा। तो अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो हटाई गई संख्या अगर आपको निकालना हो तो पहले का औसत कर दें, प्लस में औसत कमी जितनी भी है ये औसत कमी कर दें या वृद्धि कर दें, और गुणा में संख्या जितनी रह गई उतनी संख्या आप करेंगे, आंसर बनना तय है। दूसरा तरीका भी है इसका बनाने का, 8 गुना 24 कर दो। ठीक है, इसको क्या करेंगे? कुल 8 गुना कर दीजिए 24, 8 चौके 32 और 8 दूनी 16 और 3 19, 192 है। एक संख्या को हटा दें तो औसत क्या हो जाती है? 22। तो आप क्या कर दें? 7 गुना 22 कर दें, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 अगेन और 1 15, 12 में से 4 गया 8 और 8 में से 5 गया 3। तो हटाई गई संख्या आपकी निकल जाएगी ऐसे भी। तो जो आपको बेहतर लगता है करें, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए इसको कर लें, आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखो आप, ये आपका 7वां प्रश्न है अप्रॉक्स, आप देख लें। एक हवाई जहाज एक निश्चित दूरी को, देखिए ये चाल समय दूरी का प्रश्न है और हर एग्जाम में हर शिफ्ट में आपका ये पूछा गया चाल समय दूरी से। तो 510 किलोमीटर की गति से 3 घंटे में तय करता है। तो सबसे पहले हम बच्चे क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे दूरी, और दूरी बराबर क्या होती है? दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय, याद रखें। इसकी चाल है 510 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगी? 1530 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। उसी दूरी को 10.1/5 घंटे में तय करने के लिए कितनी गति से उड़ान भरना होगा इसे। तो इसे तो अब चाल निकालना है, और चाल बराबर होती है क्या? तो दूरी बटा समय। तो यहां पर अब दूरी कितना आ गया? 1530, और समय कितना? 5 दाही 50 और 1 51/5। तो 51 हर में लिखेंगे और 5 अंश में चला जाएगा, और ये कटेगा 3 मरतबे यानी कि 30। तो 30 पचे 150, यानी कि क्या हो जाएगा? 150 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर बनेगा। तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखें। यदि एक प्राकृत संख्या को 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यह भी ध्यान रखना है कि संख्या 3 अंकों में होनी चाहिए। तो एक प्राकृत संख्या के 5, 6, 7 से, तो कोई भी प्राकृत संख्या है जिसे हम 5, 6, 7 से विभाजित करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे, और इनका एलसीएम आएगा 210। अब हम वह संख्या लिखेंगे, संख्या हमें नहीं पता कौन सी होगी, ठीक है, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं 210 के, और शेष कितना बचता है वो यहां लिखना पड़ेगा +4। तो बच्चे ये आपकी संख्या होगी। अब आपके ऑप्शन में जो भी है वो आप रख सकते हैं। ऑप्शन 1 रख लें, 1 तो 210 एकम 210 और 4 214, तो 214 है ऑप्शन में। बाकी अगर 2 रखेंगे, के का मान 2, तो 2 दूनी 4 यानी 420 + 4 424। तो 400 का तो मामला कहीं नहीं है, तो आप सीधा निकालिएगा के का मान 1 रखने पर। आप 1, 2, 3 कोई भी रख सकते हैं, लेकिन के का मान 1 रखने पर हमारा आंसर क्या आता है? तो आता है हमारा 210 गुणा 1 + 4 यानी कि 214। वह संख्या कौन सी है? 214 है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, देखिए क्या बोला। यदि तेल का मूल्य 25% से बढ़ता है और अर्पित तेल पर किए गए खर्च को 10% बढ़ाता है, मान लीजिए कि तेल की कीमत है 100, ठीक है, और
तेल की कीमत कितनी बढ़ गई बच्चे? 25% बढ़ गई। तो तेल की कीमत कितनी हो जाएगी? 125। प्रश्न में क्या बोला कि अर्पित तेल पर किए गए खर्च को 10% से बढ़ाता है। तो अर्पित जो है वो 10% से बढ़ाता है, यानी कितना करता है? 110। तो प्रश्न में क्या बोला? तो वह खरीदे गए तेल की मात्रा को कितने प्रतिशत कम करेगा? तो खरीदे गए मात्रा को सबसे पहले तो हम देखें कितना कम करेगा, तो 15 यूनिट कम करेगा। 15 यूनिट कम। तो हमें क्या चाहिए बच्चे? प्रतिशत कम। ठीक है, तो जितना कम कर रहा है अंश गुणा में 100 और जिससे कम कर रहा है उसको लिख दे। 25 पचे 125, 25 चौका 100, यानी कितना परसेंट कम कर रहा है? 12% की कमी। आंसर तो ये आपका कितना आएगा बच्चे? तो 12% की कमी आ जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चले हम। तो बोला एक फल विक्रेता 150, 90 और 75 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर संतरा खरीदता है। सीपी क्रय किया। वो क्रय कैसे किया? तो 150 रुपए प्रति, फिर कैसे खरीदा? तो 90 रुपए प्रति और फिर 75 रुपए प्रति संतरा के भाव से खरीदता है। 3 अलग अलग कीमतों पर खरीदे गए इन संतरों को क्रमशः 4, 5 और 6 के अनुपात में मिलाया जाता है। यानी ये मिलाएगा आपका 4 हो जाएगा, 90 वाला मिलाएगा गुणा 5, 75 वाला मिलाएगा गुणा 6। फाइनली अगर हम इनके सीपी की बात करें तो ये हो जाएगा 15 चौका 60, 600, 450, 450। ठीक है, अगर इनको जोड़ें तो 900 और 600 कितना आएगा? 1500। अब वो क्या करता है कि इसको बेचता है एसपी। और कैसे बेचता है इसको? तो बोल रहा है कि 40% के लाभ पर बेचा, यानी कि 140/100। तो आप इसको काट दें, आप कोई इशू नहीं, काटें आप। 15 चौके 60, यानी कितना रुपया में बेचा? 2100 में बेचा। तो कह रहे संतरे का प्रति किलोग्राम विक्रय बताइए। तो प्रति किलोग्राम है ना, प्रति केजी है ना, इसका भाव क्या आएगा बच्चे? तो 2100 में जो अनुपातिक संख्या का अनुपात है इसको जोड़ेंगे। 6, 4, 10 और 5 15, भाग देंगे 15 एकम 15, 15 चौका 60, 40, यानी कैसे? 140 रुपए प्रति केजी। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितना? 140 रुपए प्रति केजी के भाव से बेचेगा। तो बच्चों चालू गए। ठीक है, तो बच्चे इस क्वेश्चन को देखें। एक चुनाव में संतोष और मंतोष ने 24,000, संतोष ने मंतोष से 24,000 अधिक मत प्राप्त किए, यानी कि इनके बीच में हार और जीत जो हुआ ना वो 24,000 से हुआ। और परसेंटेज में हार जीत कितने से हुआ? 10%। बन गया सवाल, बेहद आसान। तो बच्चे 10% बराबर क्या हो जाएगा? 24,000। तो 1% के बराबर हो जाएगा 2400 और 100% के बराबर हो जाएगा आपका 2,40,000। आंसर ए बनेगा। तो हम आगे बढ़ा जाए। एक राशि का भुगतान, देखिए प्रश्न आपका जो दिया है ना, तो ये भी प्रश्न आपका बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ये बोला कि एक राशि का भुगतान 1,25,000 प्रत्येक की 2 वार्षिक किस्तों में। तो सीआई का प्रश्न है और वार्षिक किस्त में बोल रहा है यदि ब्याज की दर 6%। क्यों मैंने बोला कैलकुलेटिव है थोड़ा? क्योंकि दर जो दिया है ना, रेट दिया है 6%, यानी कि इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 3/50 और वार्षिक दी जाती है। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में किस्त की बात होती है ना, तो ये 3 जोड़ा ही जाता है इसमें। मान लीजिए कि पहले 50 था, 3 बढ़ा तो कितना हो गया? 53। चूंकि किस्त का प्रश्न है तो पहला किस्त होगा 50 में 53 और दूसरा किस्त जो होता है वो 50 का स्क्वायर होगा, यानी 50 का स्क्वायर 2500 और 53 का स्क्वायर करेंगे हम तो 53 का स्क्वायर होता है 2809। ठीक है, तो 53। अब देखिए, चूंकि आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि किस्त का मान सदैव बराबर होता है।
कोई भी सामान आप खरीदे, चाहे 1 किस्त करें, 2 किस्त करें, 10 किस्त करें, किस्त का मान हमेशा बराबर होता है। 2809 किस्त है और यहाँ 53 है, तो 53 को हम 2809 ही करेंगे, यानी कि क्या करेंगे हम इसमें 53 से गुणा, तो ये दोनों किस्त इक्वल होंगे। और रेशियो का क्या नियम है कि जिस संख्या से आप इधर गुणा कर दिए राइट में, उसी से लेफ्ट में करना है। ठीक है, इसको गुणा करें हम तो बच्चे 25 और 1 क्या हो जाएगा 2650। अगर इनको जोड़ें हम 2650 और 2500 जोड़ें तो 0 5 5150 यूनिट, अभी यूनिट है ये पूंजी, और किस्त कितना है 2809। तो प्रश्न क्या बोला, तो ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है तो उधार ली गई राशि ज्ञात करें। अब क्या बोला, ये 1,25,000 2 किस्त में, तो ये किस्त है तो 2809 के बराबर ही लिखेंगे, और 2809 बराबर 1,25,000, तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा बच्चे 1,25,000 बटा 2809। तो हमें तो पूंजी चाहिए, हमें क्या चाहिए प्रिंसिपल, तो 5150 में 1,25,000 बटा 2809 को गुणा भाग दे दो या गुणा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन सबको आप गुणा कर दें तो 22 12 25 60 28 दूनी 56, जिसके इकाई का अंक 2 होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो आप देख लें इकाई का अंक 4 और ये है, तो इसको गुणा करके ना आप भाग दीजिएगा तो यही आएगा, दशमलव में आएगा 22, यही आपका आंसर बनेगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, ये किस्त का प्रश्न है। जब भी किस्त की बात होगी ना, देखिए सीआई में, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट में जब भी किस्त की बात होगी, अगर जिसको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है किस्त का प्रश्न समझने में, तो अगर पहला किस्त अगर बोला ना, अगर बोला पहला किस्त, तो पहला किस्त क्या होगा ए पर ए प्लस जितना भी हो आपका ए प्लस बी या ए प्लस बी ही लिख लेते हैं, जो भी वृद्धि हो, क्योंकि अगर चाहे अगर मान लीजिए कि अगर 1/a है तो पहला किस्त क्या होगा a प्लस ए पर a प्लस 1। दूसरा किस्त क्या होगा, अगर हम दूसरे किस्त की बात करें तो दूसरा किस्त हो जाएगा इसी a का स्क्वायर और a प्लस 1 का स्क्वायर दोनों का। अगर तीसरा किस्त अगर आपका होगा तो ये हो जाएगा a का क्यूब और a प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, अगर हम इसको अगर हम समझें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर दे दिया, मान लीजिए 2 किस्त की बात अगर हम करें, 2 किस्त की बात करें और रेट दे दिया आपका 10%, लाइक 1/10, तो पहला किस्त होगा 10 पे 11 और दूसरा किस्त होगा 100 पे 121, तीसरा किस्त होगा 1000 पे 1331। तो ये किस्त हो गया, इसी के बराबर में सब करना है। तो इसमें अगर 11 से गुना कर देंगे तो इधर भी 11 से और यहाँ 121 से, तो यहाँ भी 121 से, मतलब अब इनको गुना करेंगे तो यही आएगा 1331, इसको गुना करेंगे 1331। किस्त का मान कभी नहीं बदलता बच्चे, किस्त का मान हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बोला एक दुकानदार ने 9 रुपए प्रति दर्जन की दर से 240 चॉकलेट खरीदे, यानी कि सिप्पी। सिप्पी कैसे, 9 रुपए प्रति दर्जन, तो 9 रुपया में इसने 1 दर्जन खरीदा। यदि वह उन सभी को 1 रुपए प्रत्येक पर बेचता है, यानी कि एसपी क्या होगा, तो 12 रुपया होगा। आप मुझे बताइए 240 का कोई काम नहीं है, प्रत्येक दर्जन उससे 3 रुपए क्या होगा, प्रत्येक दर्जन उसे 3 रुपए लाभ होगा। तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 गुना 100/9, तो आंसर बनेगा आपका 33.1/3%। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, एक व्यक्ति धारा की दिशा में, तो देखिए धारा का मतलब क्या है, जैसे कि ये पानी है, ये पानी है, तो ये पानी इधर को बह रही है, इसमें एक बोट जो है वो तैर रही है, तो ये इधर की तरफ जाएगी तो धारा का दिशा कहलाएगा, और उल्टा आएगी तो क्या कहलाएगा, धारा के विपरीत। असल में जब नाव पानी में जो होती है ना और धारा की दिशा में होती है, तो उसमें नाव की चाल भी होती है।
नाव की चाल भी होती है और किसकी होती है, उसमें धारा की भी चाल होती है। नाव की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, तो जब धारा की दिशा में जाएंगे ना, तो धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, या इसी को हम बोलते हैं u किलोमीटर पर आवर। फिर बोल दे अगर कि धारा के विपरीत नाव की चाल अगर बोल दें तो हम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, या हम इसको बोल देते हैं v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब प्रश्न में क्या बोला कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी 66/6, यानी कितनी, 11 किलोमीटर पर आवर। अब कह रहे हैं धारा के विपरीत 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में, यानी कि 72/8, 9 किलोमीटर पर आवर। अब आपको निकालनी क्या है इसमें बच्चे, अब निकालनी है इसमें, पूछा क्या है, धारा की चाल, तो हो जाएगी धारा की चाल, ओनली धारा स्ट्रीम, धारा की चाल 1/2 इंटू यू माइनस भी, तो 1/2 इंटू 11 माइनस 9, तो 1/2 इंटू 2, यानी क्या बनेगा बच्चे, 1 किलोमीटर पर आवर आंसर क्या बनेगा, डी। तो थोड़ा सा इसको रिमाइंड कर लें, और इसको हमने समझाने के लिए लिखा है बस, वैसे काफ़ी शॉर्टली बनता है। 66 में 6 से भाग दो 11, 72 में 8 से भाग दो 9, 11 माइनस 9, 1/2 गुना 2 से 2 कटेगा 1 आएगा, तो मुझे मानी, लेकिन हमने आपको समझा दिया है, बस उद्देश्य है आपको समझाना। देखो, एक विशेष वर्ष में विपिन का औसत मासिक व्यय पहले 4 महीने के दौरान 6250, देखिए आय व्यय का प्रश्न है ये। तो विपिन का औसत मासिक व्यय देखिएगा, पहले 4 महीने के औसत कितना है, तो आप सीधा लिखेंगे पहले 4 महीना में 6250 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से खर्च करता है, अगले 4 महीने के दौरान 6500 रुपए के हिसाब से खर्च करता है, और वर्ष के शेष महीना, तो देखिएगा 4 महीना यहां पर हो गया, 4 महीना यहां पर हो गया, 4 और 4 8, तो बचा कितना है 4, है ना, दौरान 100 रुपए था, तो गुणा में क्या लिखेंगे x, बराबर में यदि वर्ष में कुल बचत 15,000 थी, तो वर्ष में कितने महीने होते हैं, वर्ष में महीने होते हैं 12, बचत कितनी हो रही है 15,000, है ना, और उसका मासिक वेतन कितना, 1 मिनट रुक जाइएगा, मासिक वेतन उसका है कितना 9600, तो 9600 से गुना करेंगे वार्षिक निकल जाएगा, और इसमें से हम घटा देंगे कितना 15,000, आप घटा कर ही लिख दीजिए पहले ही, 12 छिक्का 72, 12 नवा 108, और 108 में 7 जोड़ेंगे तो 115, 20 में से आप 15,000 घटा दीजिए, क्या आएगा 00201 100,200, आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए 100,200, क्लियर। तो क्या करेंगे, इसका 4 से गुना करेंगे हम, 0, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 छिक्का 24, 25,000, प्लस 4 पचे 20, 4 छिक्का 24 और 2 26, 26,000 प्लस 4x बराबर 100,200। तो बच्चे क्या आएगा वैल्यू, 4x बराबर 1,02,000 में से इनको घटाएंगे 26,000 और 25,000, यानी कि 51,000, तो वैल्यू क्या आएगा 4x 002, है ना, 10 में से 1 जाएगा, क्या होगा 9, कितना होगा 92, और यहां पे क्या जाएगा आपका 4, 9 में से 5 गया 4, तो 4 से काटिए आंसर आएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो x का वैल्यू आएगा 12,300। तो x का मान ही तो पूछ रहा है आपसे, और x का मान 12,300। देखो ये गणित है, और आप जितना इसका अभ्यास करो उतना ही आपको बेनिफिट देगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सोनल, कृति और प्रीति मिलकर, देखिए सोनल प्लस कृति और प्लस में प्रीति
तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में? 6 दिन में पूरा कर सकती हैं। जबकि कृति, देखो बच्चे, कृति और प्रीति, कृति अकेले इस कार्य को कितना दिन में? 30 दिन में। प्रीति अकेले इस कार्य को कितना दिन में? 18 दिनों में कर सकती है। तो सोनल अकेले समान कार्य को कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो 30 18 6 का टोटल वर्क होगा 90। और इनकी क्षमता की बात करें, इनकी क्षमता हो जाएगी क्या? 15, इनकी क्षमता हो जाएगी 3 और इनकी क्षमता हो जाएगी 5। तो सोनल की क्षमता देखिए, ये आपकी जो कृति है इसकी क्षमता है 3, प्रीति की क्षमता कितनी है? 5। तो 15 में से 5 दिन 8 निकल गया, तो सोनल की क्षमता 7। प्रश्न में क्या बोला कि सोनल अकेले कार्य को कितने दिन में? ठीक है, तो सोनल जो है अकेले इस 90 काम को 90/7 दिन में निपटा देगी। तो बच्चे आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी 90/7 बनेगा। चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न में क्या बोला कि 8300 पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हुए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना है? तो पिछले वीडियो में मैंने ये आपको क्वेश्चन करा दिया है कि प्रिंसिपल आपको सीधा लिखना है जो मूलधन है, बराबर में ब्याजों का अंतर x लिखना है, और गुणा में आपको करना क्या है? 100 दर। दर कितना है? 10%। स्क्वायर करना है अगर 2 वर्षों के लिए है तो 10। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, अगेन 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चे? x का वैल्यू आएगा 83, जो कि ब्याजों का अंतर है। ठीक है, 83 जो कि ब्याजों का अंतर है। आगे बढ़ा जाए। एक सह शिक्षा विद्यालय के छात्रों की संख्या 3000 है। यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या का, देखो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, तो बच्चे लड़कों की संख्या यानी कि बॉयज और लड़कियों की संख्या गर्ल्स, रेशियो कितना बनेगा? 4:1। तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का मध्य अनुपात, सबसे पहले तो हम टोटल संख्या अलग अलग निकालेंगे। 3000 में 4 और 1 को जोड़कर भाग करें तो कितना आया? 600। लड़के कितने होंगे बच्चे? लड़के होंगे 2400 बॉयज होंगे, और लड़कियां कितनी होंगी? लड़कियां होंगी 600। और इनका क्या बोला? इनका बोला मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, रूट अंडर ए बी होता है। तो रूट अंडर ए बी का मतलब क्या होगा? तो रूट अंडर ए बी यानी कि 2400 गुणा 600, 2400 गुणा 600, 1200 आंसर होगा। तो बच्चे अगले प्रश्न को देखें। 2 पेन और 3 नोटबुक का क्रय मूल्य 220 है। देखो 2 पेन है तो 2p लिख देंगे, और 3 नोटबुक है यानी कि बुक लिख देंगे। इसका क्रय मूल्य कितना है? 220। फिर बोला कि 2, तो बच्चे क्या बोला प्रश्न में? 2 पेन और 3 नोटबुक की कीमत कितनी है? 220 रुपए। फिर बोला देखिए 2 पेन और 4 नोटबुक, सीधा लिख दो। आप इक्वेशन तो पढ़े ही हैं, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप इसको जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखें। इक्वेशन 1 और 2 हो गया। तो सबसे पहले क्या करो बच्चे कि इसको माइनस करो। तो माइनस प्लस कैंसिल, ये घटेगा तो एक बुक का दाम, ये भी घटेगा तो कितना रुपया होगा? 30 रुपया होगा नोटबुक का दाम। हमें कॉपी का दाम चाहिए तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दें। अगर हम रख दें 2p प्लस 3b की जगह रख दें 30 बराबर 220, तो 2p बराबर हो जाएगा कितना? 220 माइनस 90, 0। 12 में से 9 गया, आपका कितना बचेगा? 30। ठीक है, 30, और यहां पर आपका बचेगा 130। जैसे इसको काटेंगे हम 65 से कटेगा, यानी कि एक कॉपी का दाम 65 रुपया, एक पेन का दाम और एक बुक का दाम 30 रुपया। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला कि पेन और नोटबुक, देखिए प्रश्न में यही बोला पेन और नोटबुक के क्रय मूल्य के बीच अनुपात। पेन के नीचे पेन का कीमत और नोटबुक के नीचे नोटबुक का। काटेंगे इसको 5 से, 5 13 65 और 5 6 30। तो बच्चे आंसर बनेगा 13:6।
तो कुल मिला के ये आपके 20 प्रश्न जो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाईक्यू है। आप इन प्रश्नों का अभ्यास करें, ठीक है, निरंतर। और ऑफलाइन इसका टेस्ट भी होगा, तो आपसे टेस्ट भी लिया जाएगा, इसलिए आप अच्छे से इसको, है ना, एक एक पार्ट को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। बड़ी ड्रामा कोई लखो।